हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू कीन्स, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन आर क्लोजली रिलेटेड। इकोनॉमी में जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी, इसलिए अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। सो दे बोथ आर क्लोजली रिलेटेड। If aggregate demand increases, it will increase output and income and employment। यानी कि अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आउटपुट इंक्रीज होगा। उसके लिए उनको लेबर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम विल इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड, if aggregate demand reduces, it affects the employment and income and output in the reverse direction। क्या होगा, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो आउटपुट कम करना पड़ेगा, और जो लेबर्स एम्प्लॉयड किए थे अब उनकी जरूरत नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। The consumption rises at slower rate than income. In other words, it increases at diminishing rate। यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो हम अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट पर जो हमारा कंजम्पशन है, सारे नीड्स सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब हम अपना कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ाएंगे, तो जो इनकम बढ़ रही है उसका हम क्या करेंगे, सेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक पॉइंट के बाद कंजम्पशन कम हो जाता है और सेविंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन राइजेस एट स्लोअर रेट देन इनकम। इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और कंजम्पशन का जो बढ़ना है वो कम हो जाएगा। एजम्पशन ऑफ द थ्योरी। सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया है। सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ द एनालिसिस इज ऑफ शॉर्ट टर्म। ये जो थ्योरी है शॉर्ट टर्म एनालिसिस के ऊपर ही है, लॉन्ग रन का ये एक्सप्लेन नहीं करती। थर्ड इज नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, ना ही अपने एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, इसलिए शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग रन में तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लोज इकोनॉमी और एब्सेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए इन्होंने कैसी इकोनॉमी ली, क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पे फॉरेन ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। फ्री मार्केट स्ट्रक्चर इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम है। मार्केट कैसा है, फ्री मार्केट स्ट्रक्चर लिया है इन्होंने। सिक्स्थ इज इकोनॉमी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकोनॉमी कैसी है, जहाँ पे रिसोर्सेज को पूरी तरीके से अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक कैसे जाना है। प्रोडक्शन टेक्निक, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड पॉपुलेशन, ये सारी चीजें कैसी है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ये शॉर्ट रन में बताता है इसलिए। इन्फ्लेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच। इन्फ्लेशन कब होता है, जब सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके हैं, उसके बाद भी डिमांड बढ़ती जा रही है ना, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है। लेकिन यहाँ पर कितना बताते हैं थ्योरी में, फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट टू फुल एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद की सिचुएशन इसमें एक्सप्लेन नहीं की है, इसलिए इसमें इन्फ्लेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये इनका 8th असम्पशन है। नेक्स्ट इज कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। दो तरीके से डिटरमाइन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, तो इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अकॉर्डिंग टू कीन्स, एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर। एग्रीगेट डिमांड में 2 चीजें होती हैं, 2 सेक्शन है सोसाइटी के जो डिमांड करते हैं। पहला कंज्यूमर, तो कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरे प्रोड्यूसर, अपने बिजनेस के लिए जो जितना इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, C प्लस आई। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। द इनकम लाइन हैज अ पॉजिटिव स्लोप, द एक्सपेंडिचर लाइन ऑल्सो शोज द पॉजिटिव स्लोप। यानी कि इनकम बढ़ती है इसलिए उसका स्लोप पॉजिटिव है, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी हम बढ़ाते हैं तो उसका भी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव ही है। लेकिन फर्स्ट फेज में क्या होगा, इट शोज हाई एक्सपेंडिचर इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में खर्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हम एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो इनकम के रेट से स्लो हो जाएगा। बट एट द लेटर फेज एडिशनल एक्सपेंडिचर राइजेस एट द स्लोअर रेट टू राइज इन इनकम, यानी कि इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और जो एक्सपेंडिचर है वो उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा।
स्लो रेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ड्यू टू टू रीजंस। पहला रीजन क्या है, राइज इन इनकम रिड्यूसेस द एडिशनल कंजम्पशन ड्यू टू डिमिनिशिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पोर्शन जो है वो खर्च करना चाहता है। ओके, धीरे धीरे क्या होगा, जब नीड सेटिस्फाई होती जाएंगी तो कंज्यूमर अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन खर्च नहीं करेगा, सेव करेगा। इस वजह से राइज इन इनकम रिड्यूसेस द एडिशनल कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो हमारा जो कंजम्पशन है वो हम इंक्रीज तो करेंगे लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करता है ये। द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस विद द फॉल इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्या था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जहां पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिलेगा या वो कैपिटल कितना रिटर्न देगा, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो लोग इन्वेस्टमेंट भी कम कर देंगे, तो डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो रिड्यूस। इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम होगी यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल रिड्यूस। तो ये दो रीजन है कि स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, उसके बाद जो उसका रेट है वो इनकम से कम हो जाता है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply refers to aggregate production as planned by the producer during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्लाइज वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन इंप्लाइज इनकम जनरेशन। क्या मतलब हुआ, हम जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं फिर जाके उसको बेचते हैं, तो क्या किया हमने, रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड की, उसके बाद फिर उससे इनकम जनरेट हुई। फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ वुड है वर्सेस उस वुड से बनी हुई एक टेबल, किसका प्राइस ज्यादा होगा, टेबल का प्राइस ज्यादा होगा। यानी कि रॉ मटेरियल में हम वैल्यू ऐड करते हैं उसके बाद होता है इनकम जनरेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन एंड इनकम जनरेशन आर टू आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, दोनों एक ही हैं। इनकम जनरेशन क्या हो गया, वाई, और वैल्यू एडिशन यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, वैल्यू ऐड करके फिनिश गुड्स ही हम सप्लाई करते हैं, इसलिए वैल्यू एडिशन यानी कि एग्रीगेट सप्लाई विल इक्वल्स टू जनरेशन ऑफ इनकम यानी कि वाई। The expenditure by the entrepreneur becomes income of other section of society. Income and expenditure are two sides of the same coin. That is why it is known as Y is equals to E. अब entrepreneur खर्चा किसमें करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड को क्या देता है, रेंट, लेबर को सैलरी और वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है और entrepreneur का क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये जो एंटरप्रेन्योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में खर्चा कर रहा है, जैसे लेबर्स को इसने वेजेस और सैलरी दिए तो एंटरप्रेन्योर के लिए एक्सपेंडिचर है और लेबर्स के लिए क्या है, ये इनकम। तो एंटरप्रेन्योर का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इनकम बन जाता है। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इसलिए y इज इक्वल्स टू ई भी हम कह सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कीन्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब आएगी, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे। सो AS इज इक्वल्स टू AD। अभी हमने देखा कि AS यानी कि वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू Y इनकम जनरेशन, तो AS की जगह हम Y लिख सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड में दो चीजें थी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर, तो AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। जो इनकम होती है, इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, या तो वो कंज्यूम हो जाती है और जो बची वो हम सेव कर लेते हैं, तो इसलिए y को हम लिख सकते हैं C प्लस S। इक्वेशन क्या बन गई, C प्लस S इज इक्वल्स टू C प्लस I। दोनों साइड C हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा, S इज इक्वल्स टू I। यानी कि दो तरीके से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है शॉर्ट रन में। पहला क्या कब होगा, जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होंगे, और दूसरा कब होगा, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। ओके, ये दो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी शॉर्ट रन में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन विद द ग्राफ। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एग्रीगेट डिमांड या एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले ये जो 45 डिग्री लाइन है ये क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 45 डिग्री लाइन से हम इनकम को शो करते हैं। इनकम में क्या होता है, कंजम्पशन और सेविंग, सो y इज इक्वल्स टू C प्लस S। सबसे पहले कंजम्पशन, C लाइन क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन और इनकम कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एट पॉइंट B, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ये जो एरिया है यहां पर देखो
इनकम नीचे है और कंजम्पशन ऊपर है, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं अपने, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम हो गए, यानी कि 100 रुपीज का मैं 100 खर्च कर दिए। अब आगे क्या होगा, इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो y ऊपर चला गया और c इस तरीके से इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो नीचे, यानी कि उसका जो रेट है बढ़ने का वो स्लो है। अब नेक्स्ट इस कंजम्पशन में हम क्या ऐड कर देंगे, दो एक्सपेंडिचर होते हैं, तो कंजम्पशन में हमने ऐड कर दिया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये जो लाइन है पैरेलली ऊपर चली जाएगी C+I, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहां पर इक्विलिब्रियम कब अचीव हो रहा है, एट पॉइंट P, इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P। पॉइंट P पे इनकम का लेवल और एम्प्लॉयमेंट दोनों कैसे हैं, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इक्विलिब्रियम तो यहाँ अचीव हो गया, फिर गवर्नमेंट की क्या जरूरत थी, तो गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इकोनॉमी की कैपेसिटी है $12 बिलियन का प्रोडक्शन करने की, कैपेसिटी 12 बिलियन है, लेकिन प्रोड्यूसर ने कितना प्लान किया सप्लाई करने का, $10 बिलियन, और सामने से लोगों ने डिमांड भी कितना किया, $10 बिलियन, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल तो हो गई, लेकिन यहां पर जो 2 बिलियन के रिसोर्सेज हैं उनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया, तो इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया लेकिन रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। अब क्या होगा, यहाँ पे अब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, तो जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, तो $12 बिलियन की कैपेसिटी थी, प्रोड्यूसर ने सप्लाई किया $12 बिलियन, और सामने से ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा डिमांड भी बढ़ गया, और डिमांड भी कितना हो गया, $12 बिलियन। ये जो इक्विलिब्रियम है, ये कहां पर अचीव हुआ है, एट पॉइंट Q, जहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम एट पॉइंट Q, यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम इक्वल्स टू एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड या रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। तो Q इज द सिचुएशन जहां पर सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो चुके हैं और इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम लेवल पे है। कौन सा इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, सो हम अंडर एम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तक कैसे गए, ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। सबसे पहला, एक्चुअली ये 5 बेसिस पर इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। सबसे पहला है डिप्रेशन इकोनॉमिक्स। देखो, एजम्पशन में था कि इट स्टडी अबाउट द अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, तो इट इज आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक्स ऑफ केन्स इज बेसिकली डिप्रेशन इकोनॉमिक्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन टूडेज इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स। वो हमको सिर्फ इतना बताते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट तक कैसे जाना है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इन्फ्लेशन आता है, लेकिन इन्फ्लेशन की सिचुएशन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, इसलिए डिप्रेशन इकोनॉमिक्स। सेकेंड इज लॉन्ग रन फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। पूरी थ्योरी जो है वो बेस्ड है शॉर्ट रन पर, क्योंकि लॉन्ग रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज होते ही हैं। इट एक्सप्लेन्स ओनली द शॉर्ट टर्म फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। Third is microeconomic analysis is ignored. The macro structure fails to interpret the microeconomic analysis of an economic behavior. In fact, both micro and macro analysis are required in an economic analysis. Micro level क्या होता है? Study of individual firm, individual company या individual sector. तो माइक्रो इकोनॉमिक, ये सारे इंडिविजुअल को इकट्ठा करेंगे तो ही जाके मैक्रो बनता है। इसलिए जब भी इकोनॉमिक एनालिसिस होता है तो उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों एनालिसिस जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ मैक्रो एनालिसिस लिए हैं, माइक्रो एनालिसिस को इन्होंने इंटरप्रेट नहीं किया है। Fourth is criticism of Keynes. The concept of consumption is based on the absolute level of income, but propensity to consume is also influenced by the demonstration effect. कीन्स ने कहा है कि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या डिमांड है, वो इनकम की वजह से इफेक्ट होती है। अगर इनकम बढ़ती है तो हम कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, और इनकम अगर कम होती है तो कंजम्पशन कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंजम्पशन को, उनमें से एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है, देखा देखी। व्हेन द पुअर स्पेंड लाइक
द रिच। ठीक है, जब लो इनकम ग्रुप हाई इनकम ग्रुप के जैसे खर्चा करना चालू कर देता है, उस टाइम पे भी कंजम्पशन इफेक्ट होता है, जो कि इन्होंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। Fifth is useful for developed countries. The theory is useful only for the developed countries where the unemployment is only due to deficiency of demand. यानी कि developed country में जहाँ पे unemployment का reason सिर्फ एक ही है कि demand नहीं है, deficiency of demand की वजह से ही unemployment है। तो ये theory developed country के लिए सही है, लेकिन जो कि developing country है जहाँ पे एक reason नहीं होता है, बहुत सारे factors हैं जो demand को affect करते हैं। In developing economics, it is also due to structural factors and scarcity of factors of production. तो यहाँ पे जो developing countries है वहाँ पे unemployment हो सकता है किसकी वजह से, जब factors of production की कमी हो, या तो structural factors यानी कि economic instability, दूसरा political stability। तो अलग अलग factors होते हैं जो employment को affect करते हैं developing countries में। तो ये जो थ्योरी है डेवलप्ड के लिए सही है, लेकिन डेवलपिंग के लिए ये थ्योरी सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं करती। सो ये थे 5 इवेल्युएशन जिसके बेसिस पे कीन्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया है। ओके, सो हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।